हेलो एवरीवन। आज है ना हम सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सुपर सेंसेस के बारे में। तो आपको पता है ह्यूमन के पास है ना नॉर्मली 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर हम एक्स्ट्रा डेंजर या कोई बात हम समझ पाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि मुझे मेरी 6 सेंस ने बताया। तो वो 5 सेंसेस कौन सी है? तो पहली ह्यूमन सेंस जो है वो है आईज, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सेकेंड है हमारे कान, जिनकी वजह से हम सुन पाते हैं। थर्ड है हमारा नोज, जिसकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं चीज़ को। उसके बाद है हमारी टंग, हमारी जीभ, जिससे हम कोई भी चीज़ टेस्ट कर पाते हैं। और फिफ्थ है स्किन, जिसकी वजह से हम टच करके बता पाते हैं ना कि कोई चीज़ कैसी है, गर्म है, ठंडी है, ठीक है। उसके बाद आती है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस का मतलब होता है जैसे हमारे पास 5 सेंसेस है, वैसे है ना एनिमल्स के पास भी कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस है, ठीक है, जिनको हम सुपर सेंसेस बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जब चींटियां ज़मीन पे चल रही होती हैं तो वो सब है ना एक लाइन में जा रही होती है। तो आपने कभी सोचा कि वो एक लाइन में कैसे जा रही है? एक्चुअली जब वो जा रही होती है ना तो वो है ना ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है, और उस स्मेल से ना दूसरी आंट उनको फॉलो करते हुए जाती है, इसलिए वो हमेशा एक लाइन में चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मॉस्किटो। आपने देखा कितना भी अंधेरा हो रहा हो, रूम में लाइट नहीं हो रही हो, लेकिन मच्छर आके फिर भी हमें काट लेता है। क्यों? क्योंकि वो है ना हमारी बॉडी को स्मेल कर लेता है। उसके अलावा है ना आपके पैरों की जो स्मेल होती है, आपके सोल की जो स्मेल है ना, उससे वो आपको पहचान लेता है। और आपकी बॉडी की हीट, सोचो एक रूम में बहुत अंधेरा है, ठीक है, वहां आप उसको स्मेल नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको है ना आपकी बॉडी की जो हीट है उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे है ना कोई ह्यूमन प्रेजेंट है, और वो आपका खून पीने आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, डॉग्स जो होते हैं, वो अपना एरिया कैसे मार्क आउट करते हैं, ठीक है। अगर उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है, ठीक है, तो अगर उसने वहां पर यूरिन कर दिया है, ठीक है, वहां पे टॉयलेट कर दिया है, पॉटी कर दिया है, तो उससे ना उसे पता चल जाता है कि इस एरिया में ना कोई दूसरा डॉग एंटर किया है, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म की बात हो रही है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, और मैं ना अपनी फीमेल वॉर्म को है ना बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ उसकी स्मेल से, ठीक है। तो जो सिल्क वॉर्म होता है, जिससे ना हमें रेशम मिलता है, ठीक है, सिल्क मिलता है, ठीक है, वो क्या करता है अपनी फीमेल पार्टनर को वो कैसे पहचान लेता है, बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर वो होगी ना, उसकी स्मेल से वो जान जाता है कि मेरी फीमेल पार्टनर कहाँ पर है, ठीक है। अब हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बर्ड्स जो होते हैं उनकी है ना जो आईज होती है वो उनकी आइदर साइड, दोनों साइड पे आईज होती है, और उनकी आईज जो है वो फोकस कर सकती है दो डिफरेंट चीज़ों पे एक टाइम पे। आप देखते हो जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो आप है ना एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाते हो, लेकिन बर्ड्स है ना एक टाइम पे दो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, ठीक है। और उन जब वो सामने देखते हैं, क्योंकि उनकी आईज है ना साइड में है ना, उनके हेड के एकदम स्ट्रेट नहीं है, जैसे हमारी आंखें एकदम हमारे फेस पर है, उनकी थोड़ी साइड में होती है, ठीक है। तो अगर वो सामने देखेंगे तो उनकी आईज भी एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगी, ठीक है। और जो आईज है उनकी वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती, इसलिए आपको पता है वो है ना अपनी आईज को मूव नहीं करते हैं, वो बार बार है ना अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। आपने देखा है बर्ड्स को, अगर आप कभी नोटिस करोगे ना तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी आंखें है वो एकदम फिक्स है, वो मूव नहीं करती, तो इसलिए वो अपनी गर्दन को मूव करते हैं, ठीक है। अब है ना यहाँ पे 3 एनिमल्स की बात, बर्ड्स की बात हो रही है, काइट्स, ईगल एंड वल्चर। ये ना हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है, हमारी आई साइट से 4 गुना बेटर है इनकी आईज, ठीक है, ठीक है। तो जो चीज हमें 2 मीटर तक ही दिखाई देगी ना, वो चीज इनको 8 मीटर पे भी होगी तो भी इनको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। कौन है ये? तो काइट को हम हिंदी में चील कहते हैं, ईगल को हम बाज कहते हैं, और वल्चर को हम गिद्ध कहते हैं। तो ये जो तीनों है, इनकी जो आई साइट है हमसे 4 टाइम्स बेटर है। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो पूछते हैं इन तीनों का नाम देके, काइट, ईगल, वल्चर, कि इनकी आई साइट हमसे कितने टाइम बेटर है। तो सम टाइम वो दे देंगे कि 4 टाइम्स बेटर है, आपको सिर्फ ये बताना है। कभी कभी हम बोलेंगे कि ऐसे बर्ड्स के नाम बताओ जिनकी आई साइट हमसे 4 गुना बेटर है, और ऑप्शन में ना काइट, ईगल, वल्चर तीनों गए कि ये तीनों है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और कोई एक एक्स्ट्रा बर्ड का नाम भी वो लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि चील, बाज और जो गिद्ध होते हैं उनकी आई साइट हमसे 4 गुना बेटर होती है। उसके बाद आपको पता है एनिमल्स जो है ना वो उतने कलर नहीं देख सकते जितने कलर्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स रात में जागते हैं ना, ठीक है, उनको है ना सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो बर्ड्स होते हैं, हमने पहले भी एक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि बर्ड्स के जो ईयर होते हैं वो स्मॉल होल्स होते हैं, जिन पे है ना फेदर से ढके रहते हैं वो। स्नेक्स के भी कोई कान नहीं होते, अगर आप स्नेक को कभी ध्यान से देखोगे उसके कोई एक्सटर्नल कान नहीं होते, तो वो चलता कैसे, उसे पता कैसे चलता है कि आसपास कोई है, ठीक है। तो वो है ना वाइब्रेशंस फील करता है, ठीक है। ग्राउंड पे किसी चीज की वाइब्रेशन से वो पता लगाता है कि यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ह्यूमन है, उसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद है ना कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे आप इस प्लांट पे देखो, एक लंगूर बैठा हुआ है, ठीक है। तो लंगूर क्या करता है, जब वो कोई डेंजर को देख लेता है ना दूर से आते हुए, वो लेपर्ड को देख लेता है, तो क्या करता है स्पेशल वार्निंग
कॉल करता है, यानी कि ना दूसरे जो आसपास के लंगूर हैं उनको वो बता देता है कि कोई खतरा आ रहा है, ठीक है। और ये क्या इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड निकालते हैं, ठीक है। बर्ड्स भी ऐसा करते हैं, ठीक है। बर्ड भी जब देख लेते हैं ना कि कोई आसपास डेंजर है, वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की साउंड निकालना शुरू करते हैं। और जो फिश होती है, मछली होती है, वो भी सिग्नल देती है। वो कैसे देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में देती है, यानी कि ना वो बिजली का करंट प्रोड्यूस करती है एक तरीके से बहुत, और उससे पता चल जाता है कि कोई डेंजर आसपास है, ठीक है। तो लंगूर भी आवाज निकालते हैं, बर्ड्स भी आवाज निकालते हैं, और फिश क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप देखोगे ऐसा बोला जाता है ना कि अगर कहीं पे है ना सुनामी आने वाली है, कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है, तो एनिमल्स को है ना हमसे पहले पता चल जाता है, ठीक है। वो अजीब अजीब सी साउंड निकालने लग जाते हैं, बहुत अजीब सा बिहेवियर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सुपर सेंसेस अवेलेबल है। तो ऐसा क्या हुआ था, 2004 में जो सुनामी आई थी, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड पे जो लोग रहते थे ना, ट्राइबल लोग जो रहते थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो एनिमल्स है वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो वो है ना समझ गए कि कोई खतरा आने वाला है, और वो एक सेफ जगह पर चले गए, ठीक है। और जो डॉल्फिन होती है वो भी है ना अलग अलग साउंड निकालती है एक दूसरे को मैसेज देने के लिए, ठीक है। तो जो एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जो डॉग्स होते हैं, उनको है ना हमसे अलग साउंड्स भी सुनाई देती है, इसलिए उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। अब है ना हम स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है, ये एक स्लॉथ की पिक्चर है, ठीक है, जो देखने में ना बियर जैसा लगता है, पर ये बियर नहीं है, भालू नहीं है ये, ठीक है। इसका नाम है स्लॉथ, और ये ना दिन में 17 घंटे सोता है। तो आपको है ना स्लीप साइकिल पे भी क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो एलिफेंट है वो 2 से 4 घंटे सोता है, और स्लॉथ क्या करता है, सबसे ज्यादा देर तक सोता रहता है, ये 17 घंटे सोता है। मतलब इससे ज्यादा देर सोने वाले एनिमल्स भी है, लेकिन 17 आवर्स तक स्लॉथ क्या करता है, सो सकता है, ठीक है। और ये पेड़ पे ना उल्टा लटक के सो रहा होता है, अगर आप इसको देखोगे अपसाइड डाउन एक पेड़ पे लटक जाएगा और सो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये करता है, जिस पेड़ पे ये रह रहा होता है उसी की पत्तियां खा रहा होता है, और इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और ये है ना पहले उस पेड़ की पत्तियां खाता रहेगा, उसके बाद है ना ये किसी दूसरे पेड़ पे मूव करता है। स्लॉथ की जो उम्र है वो 40 साल होती है, ठीक है। 40 साल तक वो जिंदा रहता है, और तब तक है ना इस पूरे 40 साल में मुश्किल से 8 या 10 प्लांट ही बदलता है वो, ठीक है। आज मतलब इस प्लांट पे है, इस पे ही बहुत टाइम तक रहेगा, इसकी पूरी पत्तियां खाता रहेगा, फिर जब इसकी सारी पत्तियां खा लेगा उसके बाद दूसरे प्लांट पे शिफ्ट करेगा। तो अपनी 40 साल की उम्र में वो 8 से 10 प्लांट पे ही जाता है। एनसीईआरटी में 8 लिखा हुआ है, तो आपको 8 मार्क करना है अगर बुक में आए, आपके पेपर में आए, ठीक है। और हफ्ते में ना सिर्फ एक बार नीचे उतरता है पेड़ से अपने आप को रिलीव करने के लिए, ठीक है, यानी कि टॉयलेट जाने के लिए एक बार हफ्ते में नीचे उतर के आता है। 17 घंटे तक सोता है, ठीक है, और 40 साल इसकी उम्र होती है, और 8 प्लांट्स ये चेंज करता है अपने लाइफ साइकिल में। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्यों बता रही हूँ। तो स्लॉथ के बारे में वो क्वेश्चन क्या देंगे, जैसे स्लॉथ बियर के बारे में वो 4 स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई कि 17 घंटे सोता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बनाया कि 40 साल की उम्र होती है। तीसरा स्टेटमेंट बनाया कि 8 प्लांट बदलता है, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, इनमें से इनकरेक्ट बताइए, और कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे देंगे जो इनकरेक्ट होगा ना, तो आपको ना करेक्टली पता होना चाहिए कि उसकी एज क्या है, वो कितने घंटे सोता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं मार्क कर पाओगे ना। जहाँ है ना हम स्लीप के बारे में जानेंगे, ठीक है, नींद के बारे में जानेंगे। तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये 2 टर्म है जो आपने बहुत बार सुनी होगी। आपने हाइबरनेशन तो जरूर सुना होगा, ठीक है। तो हाइबरनेशन का मतलब होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम है ना विंटर स्लीप मिलते हैं, ठीक है, विंटर स्लीप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स ना ऐसे होते हैं विंटर्स में ना उनका इतना काम नहीं करने का मन करता होता, ठीक है। वो क्या करते हैं, जाके वो है ना छुप जाते हैं और अपना सारा खाना पहले से स्टोर करके रखते हैं और सो रहे होते हैं। इस पूरे टाइम वो सो रहे होते हैं, सर्दियों का सारा टाइम वो सो के निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। तो ऐसा कौन करता है, भालू और स्क्विरल्स, ठीक है, गिलहरी जो होती है वो ऐसा करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाइबरनेशन में। कभी कभी ऐसा हुआ है आप जू में गए हो तो आपने देखा कि कुछ एनिमल्स आपको बाहर दिख ही नहीं रहे होते, क्यों, क्योंकि सर्दियां चल रही है और वो अपना हाइबरनेशन में जा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टर्म होता है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। कुछ लोगों को गर्मी में काम करना पसंद नहीं आता, तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी है ना रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि है ना गर्मी से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो लिजर्ड होती है और जो अर्थवॉर्म होते हैं वो है ना गड्ढा बना के अपना अंदर ही घुसे रहते हैं, बाहर निकल के ज्यादा नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो समर स्लीप में जा रखे हैं। इसको हम बुलाते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद है ना हमें यहाँ से ये वाला टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसका स्लीप कितना है। ईवीएस के सीटेट के पेपर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जो गाय होती है वो 4 घंटे सोती है। जो पाइथन होता है, जो एक तरीके का सांप होता है, वो 18 घंटे सोता है। जिराफ जो है वो 2 ही घंटे सोता है,
कैट जो है वो 12 घंटे सो सकती है, एलिफेंट 2 से 4 चाहिए। स्लीप आवर्स किसका कितना है, काऊ का 4 घंटे, पाइथन का 18 घंटे, जिराफ का 2 घंटे, कैट का 12 घंटे, एलिफेंट का 2 से 4 घंटे और स्लॉथ का 17 घंटे। उसके बाद ना हमारा अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये चैप्टर में ना टाइगर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइगर जो है वो है ना रात में हमसे 6 गुना बेटर देख सकता है, ठीक है। उसकी जो आईसाइट है हमसे 6 गुना बेटर है, ठीक है। और जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, जो टाइगर के अगर आपने टाइगर को बहुत ध्यान से देखा, उसके आपने वो जो छोटे मुंह के पास से जो छोटे छोटे हेयर्स नहीं निकल रहे होते जिनको हम विस्कर्स बुलाते हैं, ठीक है, वो ना बहुत सेंसिटिव होता है। वो ना कोई भी वाइब्रेशन अगर एयर में हो रही है, जरा सी भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको एकदम से पता चल जाता है। आपने देखा है कहीं पे आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा टाइगर, पर जरा सी कहीं पे मूवमेंट होगी ना एकदम से वो आके इंसान पे अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके वाइब्रेशंस ने हेल्प की है बताने में कि वहां पे है ना कोई होस्ट है जिसको वो पकड़ सकता है, ठीक है। उसकी शेयरिंग मतलब जो उसकी हेयरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो जरा सी अगर पत्तियां आपस में टकरा रही है ना, जरा सी कहीं से आवाज आ रही है, कोई एनिमल घास पे चल रहा है, उसको एकदम से सुनाई देता है। उसकी हेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, उसकी देखने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो टाइगर के कान होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए ना वो सारे डायरेक्शन से उसको जो आवाज आ रही होती है, उसका प्रे किसी भी डायरेक्शन में हो उसे पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद है ना टाइगर का ना अपना एक एरिया होता है, ठीक है, उसको है ना सेवरल किलोमीटर तक वो फैला होता है और उसको है ना वो अपने यूरिन से मार्क रखते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कुत्ते भी ऐसा करते हैं, अगर उनके एरिया में आके कोई और यूरिन कर देता है तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई और उनके एरिया में एंटर किया था, ठीक है। टाइगर्स भी ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइगर है ना डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अगर वो गुस्से में है तो एक अलग टाइप की साउंड बनाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें शेरनी को बुलाना है तो एक अलग टाइप की साउंड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ना जो उनकी दहाड़ होती है, शेर की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्यों याद रखने हैं, तो वो क्या करेंगे, टाइगर के बारे में है ना सीटेट में आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे देंगे कि टाइगर की जो रोर है वो 5 किलोमीटर तक सुनाई देते हैं, तो आपको है ना आंसर 3 किलोमीटर के अकॉर्डिंग मार्क करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर टाइगर को एक बार पता चल जाता है, ठीक है, कि उसके एरिया में ना कोई एंटर कर गया है, ठीक है, कैसे, क्योंकि उसको अगर किसी दूसरे टाइगर के यूरिन की स्मेल आई तो उसे पता चल जाता है कि उसके एरिया में कोई एंटर कर गया है, ठीक है। और टाइगर है ना मोस्टली अवॉइड करते हैं दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं ना जिनकी तस्करी कर रहे होते हैं, है ना, तस्करी इन द सेंस उनको है ना इलीगली किल किया जा रहा है अलग अलग चीजों के लिए। तो किसको है ना किस चीज के लिए किल किया जाता है, ठीक है। अगर आप एलिफेंट को देखोगे तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो होते हैं, तो उसके जो दिखाने वाले दांत है, ठीक है, बाहर से जो उसके 2 दांत दिख रहे होते हैं जिनको हम टस्क बुलाते हैं, बहुत सारे लोग है ना एलिफेंट को मार देते हैं उसके टस्क के लिए, ठीक है, यानी कि उनके उन 2 दांतों के लिए। उसके बाद अगर राइनोसिरोस होता है, आपको पता है राइनोसिरोस के सर पे एक अलग से एक हॉर्न होता है, ठीक है, सींग होता है, उसके लिए राइनोसेरोस को मार दिया जाता है, ठीक है। और जो टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स होते हैं इनको इनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। आजकल तो ये चीज थोड़ी कम हो गई क्योंकि अब है ना बहुत सारे लॉ आ गए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन एक टाइम पे ना एनिमल हंटिंग इतना ज्यादा होने लगा था, क्यों, और लोगों को क्या होना कपड़े पहनने थे एनिमल प्रिंट के, बस उन्हें कपड़े पहनने हैं, बैग खरीदने, इसके लिए है ना वो क्या करते थे, टाइगर को, क्रोकोडाइल को एंड स्नेक्स को मार दे रहे थे। उसके बाद होता है मस्क डियर। मस्क डियर के मस्क में है ना एक इतनी अच्छी स्मेल होती है जिससे है ना सेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक मस्क डियर को मार के थोड़ा सा हमें मस्क मिलता है, उसके लिए उसे मार दिया जाता है। बताओ, मतलब किसी को अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कना है उसके लिए मस्क डियर की जान ले ली जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट को उसके टस्क के लिए मार दिया जाता है, राइनोसेरोस को हॉर्न के लिए, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक को स्किन के लिए, और मस्क डियर को मस्क के लिए जिसमें से बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनता है, स्मेल, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे 2 नेशनल पार्क के नाम दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और घाना भरतपुर जो है, ये जो घाना है ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर इन्हें दिया हुआ है आपके इन चैप्टर्स के बीच में तो आपको पूछ सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप बोलोगे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ गया है। उसके बाद है स्नेक चार्मर स्टोरी, ठीक है। तो सपेरे की कहानी है, तो सपेरे को है ना कालबेलिया भी बोला जाता है, ठीक है। अब नाग गुम्फन क्या होती है, ठीक है, तो है ना नाग गुम्फन है एक टाइप का डिजाइन होता है जिसको है ना रंगोली एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सौराष्ट्र और गुजरात का, साउथ इंडिया का जो रीजन है वहां पे है ना, वो आपने देखा है बहुत सुंदर सी उनके घर के बाहर बहुत सारी रंगोली बनी होती है, ठीक है। तो उनमें से एक डिजाइन जो है वो नाग गुम्फन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो स्नेक चार्मर होता है, सपेरा होता है, वो है ना एक स्नेक ने आपको काटा है वो उसके बाइट मार्क से पहचान लेता है, ठीक है, कि निशान को देखेगा उसे ये भी पता चल जाता है कि कौन से सांप ने आपको काटा होगा, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स
फॉरेस्ट से लाते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। और जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर फ्रेंडली होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपके खेत में सांप है, ठीक है, मतलब कोई चाहता नहीं है उसके खेत में सांप हो, लेकिन अगर है तो क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं। सांप क्या करता है, चूहों को खा जाता है, क्योंकि चूहे क्या करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपकी गेहूं की, चावल की फसल है तो बहुत नुकसान करते हैं चूहे, तो सांप क्या करेगा, वो उनको खा जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि फार्मर का एक और फ्रेंड होता है, ठीक है, जिसको फार्मर फ्रेंड बोला जाता है, तो वो कौन है, तो वो होता है अर्थवॉर्म। क्यों? क्योंकि वो है ना सॉइल को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाने में हमारी मदद करता है, इसलिए ना वो फार्मर का फ्रेंड कहलाता है। उसके बाद आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक बीन पार्टी अगर हो रही है, सांप की, सपेरों की मतलब बीन पार्टी अगर हो रही है, उसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बीन, थुम्बा, खंजीरी एंड ढोल, ठीक है। जो ये बीन, थुम्बा एंड खंजीरी है, ये सूखे हुए लौकी से बनते हैं, ड्राइड गॉड से, ठीक है, सूखी हुई जो लौकी है उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्नेक्स के बारे में। अब हमारा इसी चैप्टर में है ना, उन्होंने सांप के बारे में बताया, यहाँ से क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। तो ये 4 वैरायटी वो है जो इंडिया में मिलती है, ठीक है। ये 4 वैरायटी मतलब इंडिया की ये 4 वो वैरायटी है जो बहुत ही पॉइजनस है, ठीक है, जहरीले सांप है ये, ठीक है। इनसे आपको बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए। इनका क्या नाम होता है, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, जिसको डुबॉयल भी बोलते हैं, कभी कभी ना वो डुबॉयल नाम लिख के दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रसल वाइपर को डुबॉयल बोलते हैं। उसके बाद है ना सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसको अफई भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपने सांप को देखा है तो उसके ना 2 हॉलो टीथ होते हैं, जिनको फैंग्स बुलाते हैं, ठीक है। और जब वो किसी को काटता है ना, तो इन फैंग्स के थ्रू ही वो अपना जहर आपकी बॉडी में छोड़ता है, ठीक है। स्नेक बाइट के लिए आजकल मेडिसिन अवेलेबल है, और ये मेडिसिन है ना स्नेक के पॉइजन से ही बनती है, और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। अगर गलती से कभी किसी को सांप काट ले, तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर इसकी दवाई अवेलेबल है और आपकी जान बचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चारों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है। और इनके सेकेंड नेम जो है ना, 2 के 2 और नाम है, रसल वाइपर को डुबॉयल बोलते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर को अफई बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये इनकी फोटो है, तो इंडियन कोबरा, ठीक है, ये कैसा दिखता है, सॉ स्केल्ड वाइपर, देखो इस पे है ना ऐसे ऐसे स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है। कॉमन क्रेट एंड रसल वाइपर, रसल वाइपर को हम डुबॉयल बोलते हैं। इसको डुबॉयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली ये ट्राई करता है कि जब कोई इंसान होता है ना, अगर ये उसको अपने पंजे में ले लेता है तो उसको है ना पानी में डुबो देता है, वहां पे डुबो के मारता है, इसलिए इसका नाम डुबॉयल है। फ्रॉम डाइजेस्टिंग टू टेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा जो पेट है, अगर आप उसका टेम्परेचर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट रहता है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और जो हमारे स्टमक में जूसेस है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, HCl, जो एक एसिड है, इसलिए हमारे जो जूसेस प्रेजेंट है वहाँ पर वो क्या नेचर है उनका, एसिडिक, अम्लीय, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बेमाउंट वो इंसान थे जिन्होंने ना एक पेशेंट को ना गोली लग गई थी, एक बार उसके पेट में गोली लगी थी, तो जब उसकी स्किन आई ना तो ठीक से नहीं आई थी, तो इस वजह से है ना वो देख पाए पूरा डाइजेस्टिंग वाला प्रोसेस। किसने देखा ये पूरा हमारा डाइजेशन के बारे में, हमें किस इंसान ने बताया, तो वो थे डॉक्टर बेमाउंट, ठीक है। किसकी हेल्प से वो ये सब कुछ कर पाए, पेशेंट मार्टिन, ठीक है। तो राइस के बारे में भी यही बताया गया है। तो कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, वहाँ पे है ना चावल उगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से है ना, यहाँ पे इतना चावल उगाया जाता है कि दूसरी स्टेट्स को भी भेजा जाता है यहाँ से चावल, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पूरे एरिया के जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब है, ठीक है। तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में क्या उगता है, राइस उगता है, चावल उगते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है मैंगोज राउंड द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ टाउन्स के हमें नाम याद रखना है कि अटेरापुरम टाउन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी आपके घर में कभी अचार बनते हुए अगर आपने देखा है, तो अचार को है ना जब स्टोर किया जाता है ग्लास जार में, बॉटल्स में जब स्टोर किया जाता है, तो पहले है ना उनको बहुत अच्छे से सुखाया जाता है, सन में है ना, सूरज में बॉटल्स को बहुत अच्छे से सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। अगर जरा सा भी पानी रह जाएगा ना, तो आपको पता है ना अचार के ऊपर है ना फंजाई ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो हमारा अचार खराब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लास जार्स और बॉटल्स को सन में ड्राई करते हैं। तो आपसे ना वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्लास जार को बहुत अच्छे से सन में क्यों सुखाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर फंजाई ना लग जाए। और वो पूछेंगे कि पानी होना चाहिए ग्लास में प्रेजेंट या नहीं, तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा अचार खराब हो जाता है। उसके बाद है ना, ये जो क्वेश्चन है ये उनका बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, सीटेट के पेपर 1 में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो वो पूछते हैं कि अगर आपके घर में ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप उनको है ना प्रिजर्व कैसे करते हो, यानी कि ना उसको ज़्यादा देर तक आप यूज़ कर पाओ, फ्रेश कैसे रखते हो। तो जब आपके घर में दूध आता है, तो आपको पता है ना, आते ही हम दूध को उबालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम दूध को उबालते नहीं है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मिल्क को प्रिजर्व करने का तरीका क्या है, बॉयल इट, ठीक है, गर्म करो उसको।
कुक्ड राइस, अगर आपके चावल आप पका चुके थे तो उसके बाद अब आपको उसको फ्रेश रखना है और भी ज़्यादा देर, तो अब आप क्या करोगे, तो आप है ना चावल को एक बाउल में डालोगे और एक दूसरे बाउल में जिसमें पानी है उसके ऊपर इस बाउल को तैरने दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो चावल है वो ज़्यादा देर तक के लिए फ्रेश रहेंगे। ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, ठीक है। तो हरा धनिया को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक, अब देखो हम है ना एक ही दिन धनिया खरीद के ले आते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिन हमें वो यूज़ करना होता है ना, फ्रिज में रखने के बाद भी ना वो मुरझा जाता है। तो हमें क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है और गीले कपड़े में उसे लपेट के रखना है, ठीक है। उसके बाद अनियन एंड गार्लिक, तो आपको पता है जब भी आपके घर में लहसुन और प्याज आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी उसको पॉलीथीन से निकाल के और एक ओपन स्पेस में, ड्राई ओपन स्पेस में रख देती है ना, खुला करके रख देती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, वरना वो खराब हो जाएंगे। पॉलीथीन में अगर आप उसको क्लोज करके रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत जल्दी खराब होता है। तो मिल्क को प्रिजर्व करने का तरीका होता है बॉयल इट। अब यहाँ से वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वो है ना आपको ये चारों ऑप्शन देंगे और इधर से है ना ऑप्शन को पजल कर, उसके बाद आता है प्लांट्स विच हंट, यानी कि ऐसे पौधे जो शिकार करते हैं। तो आपको पता है ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो है ना फ्रॉग को, इंसेक्ट को, इवन जो छोटा सा चूहा होता है ना उसको भी खा जाते हैं। ऐसा कौन प्लांट है, उसका नाम है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का एक दूसरा नाम भी होता है, साइंटिफिक नेम, जिसको हम नेपेंथिस भी बुलाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, और इंडिया में जो स्टेट है मेघालय, वहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ना इसकी जो शेप होती है वो घड़े जैसी शेप होती है और इसका मुंह है ना एक लीफ से कवर्ड रहता है, जिसको है ना लिड बुलाते हैं, ठीक है। और ये है ना, ये प्लांट है ना एक स्पेशल स्मेल को निकालता है जिसकी वजह से है ना इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आपको पता है ना, जब कहीं से कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, जब आपने घर में एंटर करते हो तो अगर बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो तो आप एकदम से आके बताते हो ना, मम्मी आज ये बना है ना। तो ऐसे ही है ना ये पौधा क्या करता है, बहुत ही सुंदर स्मेल निकालता है जिसकी वजह से है ना इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और वो वहां फंस जाते हैं। अब देखो, आपको पता है ये प्लांट ऐसा क्यों करता है, आपको पता है ये प्लांट है ना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना बना सकता है, बट फिर भी ये हंट क्यों करता है, क्यों, क्योंकि ये जिस सॉइल में उगता है ना वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है उस सॉइल की, तो नाइट्रोजन पाने के लिए क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, माइस को, फ्रॉग को खा जाता है और उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो यूज कर लेता है। देख रहे हो कितना सुंदर प्लांट है, पिचर प्लांट को देख रहे हो, और इसके ऊपर जो आपको वो लिड दिख रही है ना उसको एकदम से क्लोज कर लेता है। अब उन्होंने लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन कैसे पूछा, उन्होंने बोला कि ये है ना साउंड निकालता है, बहुत ही सुंदर आवाज निकालता है जिसकी वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं ये आवाज नहीं निकालता है, ये स्मेल करता है, ठीक है। ऐसी स्मेल निकालता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पिचर प्लांट, इसको नेपेंथस ही बुलाते हैं। ये इंडिया में मिलता ही नहीं है ऐसा वो बोल देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये इंडिया में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, मेघालय में मिलता है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो सीड्स एंड सीड्स, ठीक है। तो जो सीड्स होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर होते हैं, वो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आपने कभी देखा है एक ऐसा एरिया जहाँ पे ना आपने कोई बीज नहीं गिराया था लेकिन वहां से भी पौधा निकल आता है, क्यों, क्योंकि कभी कभी वो बीज वहाँ पे हवा के साथ उड़ के आ रहा होता है, कभी कोई पक्षी उसे लाके वहाँ गिरा देता है, इसलिए उनको हम ग्रेट ट्रैवलर बुलाते हैं, ठीक है। तो सीड कैसे कैसे पहुंच सकता है, या तो वो किसी एनिमल के फर में चिपक गया, या वो हमारे कपड़ों पे चिपक गया, ठीक है, या फिर हवा, पानी, पक्षी, इन सब के थ्रू वो आ जाता है, ठीक है। जैसे सोयाबीन का एग्जाम्पल यहाँ पे है, सोयाबीन का जो बीज है वो हवा की मदद से दूर दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या करते हैं, इन सब्जियों के नाम आपको लिखेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये सब्जी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, यानी कि सबसे पहले सब्जी कहाँ पाई जाती थी और उसके बाद ये इंडिया में मिलती है, ठीक है। तो जो ग्रीन चिली, टोमेटो एंड पोटैटो है, ये ना हमेशा से ओरिजिनली इंडिया में नहीं मिलते थे, साउथ अमेरिका से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ पे, इंडिया में। यानी कि आपको पता है जब बहुत साल पहले लोग उधर से इधर आते रहते थे, ठीक है, व्यापार के लिए इधर आते थे, तो उनके यहाँ जो सब्जियां उगती थी वो कुछ बीज यहाँ पर लेके आए, वो सब्जियां फिर हमारे यहाँ भी उगने लगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरी मिर्च है, टमाटर है और आलू है वो कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं। जो गोभी और मटर है वो यूरोप से आए हैं, और जो कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी, हरे वाली जो भिंडी है और जो कॉफी है वो कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, एक इंसान थे जॉर्ज मेस्ट्रिल, ठीक है, वो अपने कुत्ते को जब एक वॉक पे लेके गए हुए थे, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पे है ना और कुत्ते के फर पे बहुत सारे बीज चिपके हुए थे, ठीक है। तो उन्हें लगा कि ये बीज कैसे चिपक गए, ठीक है। तो उन्होंने है ना माइक्रोस्कोप के अंदर जब उस बीज को देखा तो उन्होंने देखा कि बीज के पास है ना छोटे छोटे हुक्स हैं, जिसकी वजह से है ना वो कपड़ों पे या फिर फर पे अटैच कर जाते हैं, ठीक है। इससे उन्हें क्या आइडिया आया, वेलक्रो बनाने का आइडिया आया, ठीक है। तो वेलक्रो किस इंसान की वजह से पॉसिबल हो पाया, जॉर्ज मेस्ट्रल। और वेलक्रो होता क्या है, तो अगर आपके पास है ना स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके
कभी कभी बैग में भी आपको ये जैसे मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाया, तो दो चीजें जब ऐसे क्लोज ओपन हो रहे थे, इसको हम क्या बुलाते हैं, वेलक्रो बुलाते हैं, ठीक है, वेलक्रो बुलाते हैं। और इससे क्या होता है, ये स्टिकी होता है, यानी कि ये ना आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। क्लोथ्स में यूज किया जाता है इसको, शूज में यूज किया जाता है, बैग में यूज किया जाता है, बेल्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वेलक्रो किस इंसान ने डिस्कवर किया, किसने बनाई है, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। और इनको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि उनके कुत्ते और उनके जो कपड़े थे उन पे क्या चिपक गए थे, बीज चिपक गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है एवरी ड्रॉप काउंट, ठीक है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है हर बूंद गिनी जाती है। तो यहाँ पे ना गाड़ी सीसर नाम की एक जगह के बारे में जिक्र किया गया है, जो कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और सर का मीनिंग होता है लेक, यानी कि झील, ठीक है। यहाँ पे है ना 9 झीलें हैं, और यहाँ पे क्या होता है, बारिश के पानी से ये झीलें भरती हैं, ठीक है। ये झील ना इस स्टाइल में बनाई गई थी कि पहले ना पहली झील भरती है, जब उसमें पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है तो उस पानी से दूसरी और उससे दूसरी, ऐसे कर करके सारी की सारी झीलें भरती हैं, ठीक है। और जैसलमेर जो है राजस्थान का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो जहाँ पे ना वाटर स्कैरसिटी होती है, पानी की बहुत कमी होती है, तो कंजर्वेशन करने के लिए कुछ बनाया जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया गया था, ये घड़ी सीसर वाला एरिया बनाया गया था, लेक्स बनाई गई थी, ठीक है, ताकि बारिश का पानी वहाँ पे स्टोर हो जाए और जब बाद में बारिश ना हो रही हो तो इस पानी को यूज किया जाए। आपको पता है कुछ जगह पे ना पानी को है ना बहुत ही पवित्र माना जाता है, इवन उसकी पूजा भी की जाती है। यही इस बुक में एक एग्जाम्पल कोट किया गया है कि उत्तराखंड में ना जब एक लड़की की नई शादी होती है तो वो है ना पानी की जाके पूजा करती है, ठीक है, शादी होने के बाद, क्योंकि वहाँ पे पानी को इतना प्योर और पाइज्ड माना जाता है। आपको पता है ना हमारे यहाँ पे गंगा स्नान की भी कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये है घड़ी सीसर का जो लेक है, कहाँ पे है ये, जैसलमेर में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये 9 लेक्स है। उसके बाद है ना अल बरूनी के बारे में यहाँ बताया गया। तो अल बरूनी एक ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे, ठीक है। और वो कहाँ से आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए। तो आपको पता होना चाहिए कि अल बरूनी किस कंट्री से बिलोंग करते थे, वो उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उन्होंने देखा इंडिया के बारे में, उन्होंने अपनी किताब के बारे में, किताब में क्या लिखा, उन्होंने बताया कि जो इंडिया के लोग हैं ना वो तालाब बनाने में, पॉन्ड बनाने में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, ठीक है। और वो है ना क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ के है ना वहाँ पे चबूतरा बना लेते हैं। चबूतरा क्या होता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ना लोग बैठते हैं ना, उसको हम क्या बुलाते हैं, चबूतरा बुलाते हैं, ठीक है। लेक के आसपास वो वाला एरिया जहाँ पे वो ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है जिसको हम चबूतरा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना लॉन्ग लॉन्ग स्टेयरकेस है ना ऊपर और नीचे जाने के लिए यूज की जाती है, जिसको हम है ना क्या बुलाते हैं। आपको पता ना अगर आप कभी गंगा घाट पर भी गए तो आपने देखा वहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी होती है, ताकि अगर आप पानी में है ना आराम से नीचे जा पाओ और उसके बाद बहुत डेप्थ तक ना जाओ, ठीक है। तो अल बरूनी कहाँ से बिलोंग करते थे, उज़्बेकिस्तान से। और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बताया अपनी किताब के बारे में, कि इंडिया के लोग है ना बहुत ही स्किल्ड है तालाब बनाने में। उसके बाद है ना यहाँ पर एक थिंक ओवर इट दिया गया है। इसमें क्या है, जोधपुर के बारे में लिखा गया है कि जोधपुर में है ना बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी, ठीक है। तो लोग है ना बाउली को भूल गए थे। जैसे अगर आपने पीके मूवी देखी है तो उसमें ना अग्रसेन की बाउली दिखाई गई था। तो बाउली क्या होती है, ये स्टेप वेल होता है, यानी कि एक ऐसा कुआं होता है जिसमें है ना सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो बाउली है ना पहले राजा लोग इसलिए बनाते थे कि जब बारिश होती थी सारा पानी वहाँ स्टोर हो जाता था और बाद में उसे यूज कर लिया जाता था। तो लोग है ना बाउली को अब इतना यूज नहीं करते थे। तो 1986 में क्या हुआ, जोधपुर में है ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने है ना जो बाउली जिसमें कचरा पड़ा था उसकी सफाई की, और वहां से है ना 200 ट्रक निकले कचरे के, ठीक है। उसके बाद है ना लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और क्या किया, पानी उसमें भरा और उसको यूज करना शुरू किया, ठीक है। और अब है ना दोबारा से लोग बाउली को भूल गए हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये जो कुएं बनाए जाते थे, बाउली बनाई जाती थी, तालाब खोदे जाते थे, झीलें खोदी जाती थी, इन सब का है ना पर्पस होता था ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ठीक है। आजकल आप देखोगे हमने है ना सारा एरिया सीमेंटेड कर दिया, हर जगह पे सीमेंट अवेलेबल है, तो बारिश का पानी जब गिरता भी है ना तो वो नीचे ग्राउंड लेवल को रिचार्ज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए ना गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी स्कीम्स चला रही है जिसमें वो क्या कर रही है, वाटर बॉडीज को रिवाइव कर रही है। यानी कि ना बहुत सारे तालाब, गांव वाले एरिया में अगर आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे ना दोबारा से तालाब खोदे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो ऐसी दिखती है बाउली, है ना, स्टेप वेल देख रहे हो कितना सुंदर डिजाइन है, ठीक है। ये सीढ़ियाँ हैं जिससे आप आराम से उतर के नीचे जा सकते हो, पानी ले सकते हो, ठीक है। स्टेप वेल बाउली बुलाते हैं इसे। उसके बाद है ना यहाँ पर ये एक एनजीओ के बारे में बताया गया है। ये क्या नाम है इस एनजीओ का, तरुण भारत संघ, ठीक है। ये एक एनजीओ है, ये है ना बड़ों से है ना पानी के बारे में बात करता है कि आपके टाइम पे है ना पानी के बारे में कैसे होते थे, जोहड़ के बारे में, झीलों के बारे में, ठीक है। और लोगों के है ना वाटर से रिलेटेड हेल्प करता है ये पानी से बारे में। उसके बाद है ना डेड सी, ठीक है। तो डेड सी किसको बुलाते हैं, तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में जो एक एरिया है उसको है ना
वहाँ पे ना समुद्र है जिसका नाम है डेड सी, ठीक है। ये ना बहुत ही सॉल्टी है, इसका यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी में आपको दूंगी ना, उसमें 300 ग्राम नमक घुला रहेगा, ठीक है। और कोई भी इंसान है ना इसमें डूबता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी हाई है, तो क्या होता है वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा। नमक की वजह से उसकी डेंसिटी ऐसी है कि आराम से इंसान उसमें तैरता रहता है, ठीक है। इसको डेड सी क्यों बुलाते हैं? अब इसका नाम डेड सी किसी वजह से रखा गया ना, तो क्या है ना, इसमें इतनी हाई सैलिनिटी है, यानी कि नमक इतना ज़्यादा है इसके पानी में, तो कोई भी एनिमल लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई प्लांट यहाँ नहीं उग होता, कोई भी मछली, ठीक है, पानी में रहने वाले आराम से जो रह पाते हैं पानी में, वो एनिमल्स भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका नाम है डेड सी। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में। आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तो ये हो सकता है कि डेड सी कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बाद डेड सी में कितने ग्राम, मतलब 1 लीटर पानी में कितने ग्राम सॉल्ट है, तो 300 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है ना दांडी मार्च, 2021 में यहाँ से जो क्वेश्चन आया था, मतलब बाद में सीटेट ने सबको उसके मार्क्स दिए क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे वो गलत दे दिए थे, ठीक है। तो दांडी मार्च जो है वो 1930 में स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा था कि ये दांडी मार्च कब शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन दिए वो गलत दे दिए, तो इसकी वजह से उन्होंने सबको मार्क्स दिए, ठीक है। तो इंडिया जब है ना आज़ाद नहीं था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया कि है ना लोग है ना खुद नमक नहीं बना सकते, ठीक है। और उन्होंने नमक पे बहुत हैवी टैक्स लगा दिया। आपको पता है नमक एक ऐसी चीज़ है जो है ना गरीब से गरीब इंसान को भी चाहिए, कोई भी उसके बिना रह नहीं सकता, खाना कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने ना एक दांडी यात्रा शुरू की 1930 में। कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से। और कहाँ तक वो गए थे? दांडी तट तक वो गए थे, ठीक है। और उन्होंने ना इस नमक लॉ को वहाँ पे तोड़ दिया। वो गए वहाँ पे जाके उन्होंने ना नमक बना दिया और ये लॉ टूट गया, ठीक है। तो दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। कहाँ से शुरू हुई थी ये यात्रा? अहमदाबाद से, ठीक है। उसके बाद है ना आपको पता होना चाहिए कि नमक बनता कैसे है। तो क्या होता है, समुद्र के एरिया के पास है ना बहुत सारे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें है ना शैलो बेड्स में क्या करते हैं, पानी को रहने दिया जाता है। थोड़े दिन के बाद आप देखोगे पानी तो उड़ जाएगा और वहाँ पे है ना बहुत सारा नमक बच जाएगा, ठीक है। और उस नमक को है ना हम प्योरीफाई करके यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, ठीक है, मच्छरों की दावत, ठीक है। तो आपको पता है मलेरिया जो फीवर होता है, ठीक है, मलेरिया एक टाइप का फीवर होता है जो है ना किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और इस प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी तक पहुंचाता कौन है? तो अगर आपको है ना फीमेल एनोफ्लीज नाम का मच्छर काट लेगा, ठीक है, तो आपको है ना वो आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम को छोड़ देगी। और प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो मलेरिया को ढूंढा किसने था? तो जो रोनाल्ड रॉस नाम के इंसान थे, उन्होंने मलेरिया की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये बताया था कि मलेरिया का जो रीजन है ना वो मॉस्क्यूटो है। ये जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर आपको काट लेता है ना, इसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। ये बात की डिस्कवरी किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। और इसकी वजह से उन्हें ना नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा ये बताइए नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है। अब मलेरिया फीवर में होता क्या है? तो मलेरिया फीवर में ना आपको चिल्स आते हैं। चिल्स का मतलब है बहुत ज्यादा ठंड लगनी, ठीक है। तो आपको है ना एकदम से बहुत गर्मी लग रही होगी, फिर एकदम से बहुत ठंड लगेगी, ठीक है। तो मलेरिया की है ना मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं? तो जो एक सिंकोना नाम का ट्री होता है, अगर इसकी बार्क को, इसकी छाल को आप है ना पाउडर बना लोगे, ठीक है, ड्राई करके पाउडर बना लोगे और उसको यूज करोगे, तो आपको है ना मलेरिया में बहुत आराम मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ना मेडिसिन मलेरिया की जो है वो क्या करते हैं, पहले वो लोग क्या करते थे, ये जो मैंने आपको बताया छाल को आपको पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, तो लोग इसको क्या करते थे, पानी में उबाल लेते थे और इस पानी को छान के पेशेंट को देते थे। और अब है ना मलेरिया की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, यानी कि ना दवाई बन चुकी है मलेरिया की। उसके बाद आता है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? तो एक बार क्या हुआ, दिल्ली में ना 2007 में बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे एमसीडी के, उनकी तबीयत है ना बहुत खराब होने लगी, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो थी, वो पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। तो उनके हेल्थ चेकअप किए गए, तो उनके अंदर क्या हुआ, एनीमिया पाया गया। तो एनीमिया क्या होता है, जिसकी वजह से हमें, अगर हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है ना हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के वर्क करने के लिए ना हमारी बॉडी में आयरन होना चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत लो फील होता है, हमारी तबीयत बहुत खराब लगती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन उन्होंने बार बार पूछा है सीटेट में, तो वो पूछते हैं कि अगर आपको आयरन की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो आपको क्या खाना चाहिए? तो जैगरी, आपको गुड़ खाना चाहिए, आपको आंवला खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो आपको पता है ना पालक जो होता है वो आयरन का बहुत ही रिच सोर्स होता है।
अब देखो, अगर आपको एनीमिया है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आपको है ना बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आपकी एनर्जी बहुत डाउन लगेगी, आपका जो हार्ट रेट है, आप कोई काम भी नहीं कर रहे, बैठे बैठे भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रहा है प्रॉपरली, आपके सर में दर्द रहेगा, और डिजीनेस का मतलब होता है आपको चक्कर आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको अपना एनीमिया लेवल चेक कराना चाहिए। हो सकता है आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अप यू गो, जितना आप ऊपर जाते हो। तो यहाँ पे ना एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी जो उत्तर काशी में है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ना बताया गया है कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है सब लोग लीडर नहीं बन सकते, तो यहाँ पे ना पहाड़ पे चढ़ना सिखाया जा रहा है, ठीक है, ट्रैकिंग करना सिखाया जा रहा है। उसके लिए आपको है ना क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आपको ना दूसरों को मदद करनी है, उनका बैग कैरी करने में। सोचो कोई अपना बैग उठा नहीं पा रहा है तो आपको उसकी मदद करनी है, ठीक है। आपको अपने ग्रुप को पहले जाने देना है और आप पीछे चलेंगे, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे पहले आपका ग्रुप आगे जा रहा हो, आपके सारे मेंबर्स आगे पहुंच रहे हो, उसके बाद आप पीछे चलेंगे अगर आप लीडर हैं, ठीक है। जो सही से चढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी मदद करनी है, ठीक है। आपको है ना एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे ना आप लोग रुक के रेस्ट कर पाओ, ठीक है। जिनकी तबीयत खराब है उनकी आपको हेल्प करनी है, और आपको अपने ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना है, खाना अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद है ना अगर आपके ग्रुप से गलती हो गई है तो उसकी पनिशमेंट है ना आपको मिलेगी, क्योंकि आप लीडर थे तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी एकदम रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो होती है ना वो सबके अंदर नहीं होती। कुछ लोग तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करने लग जाते, इनकी गलती है उनकी गलती है, ठीक है। तो ऐसे लोग लीडर्स नहीं बन पाएंगे बहुत अच्छे। उसके बाद क्या होता है, उन्हें बताया गया कि जब वो रुके हुए थे तो उन्हें ना विटामिन सी, आयरन टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया सुबह नाश्ते में। अब ये क्यों दिया गया, क्योंकि उन्हें पहाड़ पे चढ़ाई करनी है जिसमें ना बहुत एनर्जी यूज होगी। तो जो विटामिन सी है, आयरन टैबलेट है, हॉट चॉकलेट है, ये क्या करेंगे, उनको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि वो चढ़ पाए, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे टेकला विलेज की बात हो रही है जो 1600 मीटर की हाइट पे है। कहाँ से, झालावाड़ में जो एक जगह है वहां से ये 1600 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। उसके बाद है ना जब आप कभी भी चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको है ना हमेशा अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, और बॉडी के साथ है ना मतलब आपकी बॉडी का है ना 90 डिग्री एंगल बना होना चाहिए, ठीक है। पहाड़ के साथ आप जब चढ़ाई कर रहे हो तो आपको है ना हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाना है और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सीटेट ने 2021 में क्वेश्चन भी पूछा था कि आपकी बॉडी का कितने डिग्री का एंगल बना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। उसके बाद है ना बिछेंद्री पाल। तो बिछेंद्री पाल कौन थी, बिछेंद्री पाल जो है वो है ना पहली महिला थी इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की थी। तो अब है ना हम उनके बारे में ये कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिछेंद्री पाल जो है वो नाकुरी विलेज में बड़ी हुई, जो गढ़वाल एरिया उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने ना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी जो उत्तर काशी में है उसको ज्वाइन कर लिया। वहां पर जो उनके गाइड थे जिन्होंने उनको ट्रैकिंग सिखाया, पहाड़ी पे चढ़ना सिखाया, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया और उन्होंने दूसरी वुमेन्स को भी ट्रेन किया, ठीक है। बिछेंद्री को ना बिछेंद्री पाल को उस टीम में सिलेक्ट किया गया जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली थी, ठीक है। उसके बाद है ना 18 लोगों की टीम थी जिसमें ना 7 वुमेन्स थी, ठीक है। उसके बाद है ना 7300 मीटर की हाइट पे जब वो पहुंचे, ठीक है, तो वो बहुत थक गए थे। बहुत सारे टीम मेंबर्स जो है वो उनको बहुत सारी चोट भी लग गई थी, ठीक है। तो अब है ना हमें जो बातें यहाँ से बहुत याद रखनी है वो है जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किया है, ठीक है। तो जब है ना 1:07 हो गई थी दोपहर में 23 मई को, तो अब है ना बुछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे पैर रखा, जिसको हम है ना इंडिया में तो हम उसे माउंट एवरेस्ट बुला रहे होते हैं, लेकिन अगर आप नेपाल में है तो माउंट एवरेस्ट का नाम वहां पर सागर माथा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में जिसको सागर माथा बुलाया जाता है वो माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है। उनके साथ है ना एक और टीम मेंबर थी, लेकिन 2 लोगों के खड़ा होने की जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो अगर दोनों लोग एक साथ जगह रखते तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा ठंड थी वहां पे, उन्होंने ना 43 मिनट वहां पे स्पेंड किए, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे। और उसके बाद है ना वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और दुनिया की 5वीं ऐसी वुमेन, ठीक है। उनसे पहले यानी कि 4 वुमेन जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी थी, और इंडिया की वो पहली ऐसी वुमेन थी। और आपको पता होना चाहिए कि वो 23 मई को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1:07 पे 23 मई को उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद बिछेंद्री पाल के बारे में जो बातें हमें याद रखनी है, अब वो इनको कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से लिख दिया। सोचो वो है ना ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देंगे और इनमें ना वो कुछ चेंज कर देंगे, तो आपको पूछेंगे करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि बिछेंद्री पाल जो है वो नाकुरी विलेज उत्तराखंड में पली बड़ी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को ज्वाइन किया। उनके
गाइड का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। 1984 में वो उस टीम में सिलेक्ट हुई जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली थी। ठीक है, 1:07 हो रहे थे दोपहर के जब 23 मई को वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे 43 मिनट्स स्पेंड किए। ठीक है, और वो पहली ऐसी महिला थी जो इंडिया की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और दुनिया की 5वीं ऐसी महिला थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सोचो वो यहाँ पे लिख देंगे कि पिछेंद्री पाल वाज द सेकंड वुमेन, ठीक है, इंडिया की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो पहली वुमेन है इंडिया की और वर्ल्ड में वो 5वें नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है वॉल्स टेल स्टोरीज, यानी कि दीवारें भी कहानियां बताती है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो गोलकोंडा फोर्ट जो हैदराबाद में है उसको विजिट करने गए। तो आपसे ना एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोलकोंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में। ठीक है, तो गोलकोंडा वॉल की जो आउटर वॉल्स है उसके पास कितने बेस्टियंस है, 87 बेस्टियंस है। ठीक है, तो जो एरिया है ना दीवार का नॉर्मल आते आते बाहर निकला होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बेस्टियंस बुलाते हैं, बुर्ज बुलाते हैं। अब आपको ना ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा कि बेस्टियन क्या होता है। अब देखिए, अगर आप इस वाले एरिया को देख रहे हो तो नॉर्मल दीवार जा रही है, फिर ना एक गोल सा सर्कुलर एरिया आ गया है, इसको हम बेस्टियन बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी किलो को देखा है ना तो किलो में मोस्टली ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम बुर्ज बुलाते हैं, बेस्टियन बुलाते हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे बुर्ज है इस किले में, 87। ठीक है, तो कुतुबशाही सुल्तान जो है उन्होंने यहाँ पे रूल किया है 1518 से लेके 1687 तक। ठीक है, 2000 मतलब 1200 में ये जो फोर्ट है ये मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है फतेह दरवाजा, वहां से ना वॉइस इको करती है। इको करने का मतलब होता है गूंजती है। तो जैसे कोई इंसान वहां पर है ना खड़ा होता था फतेह दरवाजे पे और वो है ना पहले से ही वहां पे डेंजर के बारे में बता देता था, तो है ना वो आवाज महल तक गूंजती थी और उन्हें पता चल जाता था कि कोई खतरा आ रहा है। ठीक है, तो गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे, हैदराबाद में। फतेह दरवाजा जो है वहाँ पे वॉइस जो है वो इको करती है और 87 बेस्टियंस है यहाँ पर। ठीक है, और कुतुबशाही सुल्तान यहाँ पे रूल करते थे एक के बाद एक। ठीक है, ये बुर्ज बेस्टियन कहलाता है, ऐसे वाला ये जो सर्कुलर बाहर निकला हुआ एरिया है। आप देखो एक सर्कुलर एरिया के बाद फिर से दीवार जो है वो फ्लैट चल रही है और फिर से एक दूसरा सर्कुलर एरिया आ गया है। ठीक है, इसको हम बुर्ज कहते हैं। अब उसके बाद है सुनीता विलियम्स के ऊपर एक चैप्टर है जिसका नाम है सुनीता इन स्पेस। तो आपको पता है, अगर आप सुनीता विलियम्स को जानते हैं, वो स्पेस में गई थी। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो है वो 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, यानी कि जब वो धरती से कितने दूर गई थी, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो उन्होंने ना वहां से एक स्टेटमेंट दिया था। क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा कि इतनी दूर से है ना मुझे बस है ना पानी और जमीन दिखाई दे रहे हैं, मेरे को नहीं पता चल रहा कि कौन सी कंट्री है, कौन सी मैप है। ठीक है, यानी कि ये जो सारे के सारे मैप्स है ना, यानी कि ये जो दीवारें हमने खींची हैं, ठीक है, ये जो डिविजन्स हमने बनाए हैं, ये सब कुछ हमने बनाया है, पृथ्वी ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो मुझे तो यहाँ से यही दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना ये कंट्री इंडिया है, ये कंट्री बांग्लादेश है, तो जब आप स्पेस में जाओगे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको अर्थ दिखाई दे रही होगी बस। ठीक है, अब जो एक बुक है जो हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, हमें कैसे पता चला कि धरती जो है वो गोल है, ये एक बुक है। किसने लिखी है, ये आइजैक एसिमोव ने। ठीक है, आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। तो अगर आपको पता है स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है, तो जो आपको पता है जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं। जो प्लैनेट होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, ट्विंकलिंग नहीं करते, इसलिए हम पहचान लेते हैं कि कौन प्लैनेट है और कौन स्टार है। ठीक है, तो कभी कभी है ना अगर आप आसमान में देख रहे होते हैं तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, और वो चमक भी रही है, तो वो क्या है, वो सैटेलाइट है। ठीक है, और एक शूटिंग स्टार क्या होता है, तो आपने कभी टूटता तारा देखा है? आपको आपने सबने देखा होगा ना कि कितनी बार मूवीज में हम देख रहे होते हैं टूटता तारा। ठीक है, तो टूटता तारा और कुछ नहीं होता है, मेटेराइट होता है। तो आपको पता है मेटेराइट जब मीजोस्फेयर में एंटर करता है, अर्थ की जो 5 लेयर्स है उनमें से मीजोस्फेयर लेयर में जब वो होता है तो वहां पे ना वो जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है, और हमें है ना इसलिए वो टूटता हुआ, मतलब उसमें से रोशनी निकल रही होती है ना, गर्मी निकल रही होती है, आग निकल रही होती है, तो हमें ना ऐसा लगता है कि कोई चीज चमक रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, मेटेरॉइड बुलाते हैं हम। ठीक है, टूटता तारा और कुछ नहीं होता है, मेटेराइट होता है। अब कुछ फैक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जो मून पर चले हैं। ठीक है, यानी कि मून पे जाने वाले पहले इंसान कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंडिया की तरफ से पहले इंसान जो मून पर गए थे, यानी कि जो एक इंडियन थे, वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, कल्पना चावला जो स्पेस में गई है। आपको पता है कल्पना चावला जो है वो पैदा इंडिया में हुई है, लेकिन उन्होंने ना बाद में यूएस की सिटीजनशिप ले ली थी, इसलिए हम उनको है ना इंडियन ओरिजिन वुमेन बुलाते हैं। ठीक है,
उसके बाद सुनीता विलियम्स जो है वो अमेरिकन वुमेन है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो इंडियन है, लेकिन वो जो है उनके पास जो सिटीजनशिप है वो अमेरिकन सिटीजनशिप है। ठीक है, तो राकेश शर्मा वो फर्स्ट इंडियन थे जो मून पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो फर्स्ट पर्सन थे जो मून पर गए थे। ठीक है, कल्पना चावला वो फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई है, अंतरिक्ष में गई है, मून पे नहीं गई है, अंतरिक्ष में गई है। सुनीता विलियम्स भी कहाँ गई है? अंतरिक्ष में गई है। अब देखो ये उनकी पिक्चर्स है। जो सबसे पहली पिक्चर है ये सुनीता विलियम्स की पिक्चर है, सेकंड पिक्चर जो है वो कल्पना चावला की पिक्चर है, और जो सॉरी राजा चारी की। ठीक है, ये भी एक एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, राकेश शर्मा नहीं। और इस चैप्टर का नाम है व्हाट इफ इट्स फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे है ना एक बावली की बात की गई है, अदालाज स्टेप वेल। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद से है ना 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्टेप वेल क्या होता है? तो हमने है ना पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि बावली है ना, आपने अगर पीके मूवी देखी है तो आपने देखा है वहाँ पे अग्रसेन की बावली। ठीक है, तो एक ऐसा कुआं जिसमें है ना सीढ़ियाँ होती हैं, जिसको ना बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, उसे बावली बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पेट्रोल को ढूंढने के लिए ना साइंटिस्ट बहुत सारी स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं। हमारी जो कार्स होती है जो पेट्रोल और डीजल पर चलती है, तो पेट्रोल को ढूंढने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो जो होता है एक बहुत ही स्मेल करने वाला, बहुत ही थिक डार्क कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, हम जब पेट्रोल और डीजल को देखते हैं वो बहुत ही रिफाइन फिल्टर होने के बाद हमें मिलता है, लेकिन शुरू में जिससे हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम जो होता है वो ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, पेट्रोलियम से हमें मिलता क्या क्या है? तो आपको पता है कैरोसिन का जो तेल होता है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, एयरक्राफ्ट के लिए जो फ्यूल यूज होता है एयरक्राफ्ट में, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? ये सब कुछ हमें पेट्रोलियम से मिलता है। उसके बाद आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस होती है जिसको हम एलपीजी बुलाते हैं, और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वैक्स, कोलतार, ग्रीस, ये सब कुछ भी है ना पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से हमें मिलता है। यानी कि पेट्रोल को जब आप फिल्टर करेंगे, पेट्रोलियम जिसको हम बुलाते हैं उसको जब आप फिल्टर करेंगे तो उससे ना हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अ शेल्टर सो हाई। ठीक है, तो आपको पता है एक इंसान है जो दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को, उसने बीच में क्या क्या क्रॉस किया? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और जब उसने ये सारा डिस्टेंस क्रॉस किया तो उसे पता चला कि दिल्ली से मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है, आपको जो जर्नी टोटल करनी पड़ेगी वो 1400 किलोमीटर की है। तो है ना सीटेट में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से लेके मुंबई तक का कितना डिस्टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो रोड्स है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना जम्मू कश्मीर जो इलाका है वो है ना पहाड़ी इलाका है। ठीक है, लेह लद्दाख जो इलाका है वो सब पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके जो होता है वहाँ पे है ना रोड को बहुत ही डिफिकल्टी से बनाया जाता है, तो वहाँ के जो रोड्स होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? नायलॉन का टेंट बनाते हैं। क्या करने के लिए? अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। ठीक है, और लद्दाख को है ना कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो पता है 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन, राजस्थान में जो डेजर्ट है, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे बोला जाता है, वो सब कुछ तो है हॉट डेजर्ट, लेकिन लद्दाख को कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। अब इसको कोल्ड डेजर्ट क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है लद्दाख में है ना बहुत ही सूखी हवा चलती है, इतनी सूखी हवा चलती है कि आपको है ना वहाँ पे सांस लेने में भी डिफिकल्टी फील हो रही होती है। ठीक है, एक तो ये बहुत ही हाइट पे है और ड्राई एरिया है। ठीक है, यहाँ पे है ना पूरे के पूरा जो इलाका है वो बर्फ से ढका रहता है, फ्लैट ग्राउंड है। और लद्दाख में है ना, लद्दाख के जो लोग हैं अगर वो जूले जूले बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है वेलकम वेलकम। उनकी लैंग्वेज में, लद्दाख की जो लैंग्वेज है उसमें जूले जूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। तो आपसे ना 1 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, लेकिन सुंदर बहुत है ना, देखो लद्दाख कितना ब्यूटीफुल है। उसके बाद आता है अब लद्दाख में घर कैसे होते हैं। आपको अगर आपने हमारा हाउसेस के बारे में जो चैप्टर है अगर वो पढ़ा है, तो मैंने ना वहीं पे लद्दाख के बारे में लिख दिया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, उस टाइम मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लद्दाख के घरों को देखेंगे ना तो वहाँ पे ना 2 फ्लोर बने होते हैं घर के। ठीक है, नीचे जो पूरा घर होता है वो स्टोन का बना होता है, यानी कि एक के ऊपर पत्थर रख के, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख रख के उन्होंने घर बनाया होता है। और जो वहाँ का घर होता है उसके ऊपर है ना वो एक मिट्टी की और लाइम की लेयर से उसको कोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी गाँव में घर देखे ना तो वहाँ पे ना मिट्टी बाद में उसे उसकी सुंदर बनाने के लिए मिट्टी से उसको पोत रहे होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा है ना अगर आप अंदर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नीचे वाला जो उनका बिल्डिंग होता है उसमें क्या करते हैं वो बहुत सारा
भूसा स्टोर करके रखते हैं, हे, ठीक है। हे किसको बुलाते हैं? जो जानवरों का चारा होता है, भूसा होता है, उसको हे बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इस घर को आप देखेंगे, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लकड़ी की बनी होती है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो एनिमल्स के लिए है और उनके लिए ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर रखी है, उनका भूसा, उनका खाना, ये सब कुछ वहाँ पे स्टोर किया हुआ है और एनिमल्स रखे जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे है ना कोई भी विंडो नहीं होती। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडो इसलिए नहीं होती, मैंने बताया ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा अंदर आ जाएगी, बहुत ही ड्राई हवा है, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे वो कोई विंडो ही नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा है ना अपनी छत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो थिक ट्री ट्रंक यूज़ करते हैं। तो पता है सीटेट ने जो क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ना ये बोला था कि थिक ट्री ट्रंक रखे रहते हैं छतों पे, तो आपको ना ऐसा लग सकता है कि आंसर ना मनाली हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे भी वुड के स्लांटिंग हाउस होते हैं, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ घर होता है जिसकी छत जो होती है वो स्लांटिंग होती है, ठीक है। लेकिन इन घरों की छत जो होती है वो स्लांटिंग नहीं होती, वो फ्लैट होती है, ठीक है। कहाँ पे? लद्दाख में। उसके बाद है ना अगर आप लद्दाख में हो तो रेड चिली, ऑरेंज, पंपकिन, गोल्डन येलो कॉर्न, ये सब कुछ है ना लद्दाख में खाया जाता है, ठीक है। समर सीजन में वो क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल को ड्राई कर लेते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो बाद में ना सर्दियों में जब ये सारे फल नहीं मिलेंगे उस टाइम इनको खा पाए, ठीक है। हम होते हैं ना, हम देखो क्या करते हैं, अगर कुछ सब्जियां होती है वो किसी और सीजन में नहीं मिलती तो हमको ना किसी फॉर्म में उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियों का अचार बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का अचार बनाते हैं, क्योंकि वो जिस सीजन में अवेलेबल नहीं होगी उसको है ना आप अचार की फॉर्म में खा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ चीज़ों को ड्राई कर लिया जाता है और उनको सर्दियों में खाया जाता है। क्या है वो चीज़ें? रेड चिली, ऑरेंज, पंपकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न। उसके बाद है ना चांगथांग के बारे में बताया गया। तो चांगथांग एक प्लेस का नाम है जो है ना 5000 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। ये इतना हाइट पे है कि यहाँ पे ना सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है, ठीक है। इतना हाई एल्टीट्यूड है कि यहाँ पे ना आपको सांस लेते हुए दिक्कत फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ना कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप क्यों नहीं है, मैकेनिक क्यों नहीं है? क्योंकि इतने लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, ठीक है। तो चैंगपा किसको कहते हैं? अब इस जगह का नाम चैंगथांग है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो ट्राइब रहता है उसको है ना चैंगपा बुलाए जाते हैं, ठीक है। चैंगपा का जो ट्राइब है ना उसमें सिर्फ 5000 लोग हैं। देखो कितने कम लोग हैं ना। अगर आप शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे ना कुछ करोड़ों में लोग रह रहे होते हैं, करोड़ों में है यहाँ की आबादी, लेकिन चैंगपा जो ट्राइब है वहाँ पे कितने लोग हैं? सिर्फ 5000 लोग रहते हैं, ठीक है। और ये लोग है ना हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कुछ लोगों को हम जुमंतु नहीं बोलते, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने जानवरों के साथ है ना एक जगह पे रहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा ना अपने शीप और गोट को लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना उनको है ना अपने शीप और गोट से सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है, दूध मिलता है उनसे, मीट मिलता है, स्किन मिलती है, वूल मिलता है, ठीक है। तो और इसलिए ना जो गोट है वही उनका खजाना है, ठीक है, ट्रेजर है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है ना उनको। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी फैमिली के पास है ना, अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद क्यों रखना है, क्योंकि वो है ना चैंगपा ट्राइब के बारे में आपको 5-6 लाइंस लिख के दे देंगे। आजकल सीटेट क्या करता है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए अगर एक लाइनर में लिख रखा होगा तो आपको लगेगा कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है ना अगस्त में जो अभी पेपर हुआ था उन्होंने ना इतने सारे लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए, उससे क्या होता है आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर चैंगपा के यहाँ पे आप है और यहाँ पे ना आपके पास ज़्यादा एनिमल्स है, ज़्यादा जानवर है, तो आपको है ना बहुत ही रिच माना जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी के पास जितने ज़्यादा जानवर है उनको उतना ज़्यादा रिच माना जाता है, गरीब यानी कि वो उतने ज़्यादा अमीर है, ठीक है, उतने ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो गोट इनके पास है, यहाँ पे है ना पश्मीना वूल, आपको पता है ना पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस है। पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो वूल यूज़ होती है वो इनसे ही मिलती है, यानी कि इनकी जो बकरियाँ हैं उनसे ही हमें क्या मिलता है, पश्मीना वूल मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो बकरियां है इनको है ना ऊपर, इतने ऊपर चराते हैं, ठीक है, इतने ठंडे प्लेस पे चराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इनके जो हेयर आते हैं, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आपको पता है ना नेचर ने है ना हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो भगवान ने क्या किया है, गोट को है ना ऐसा फर दिया है कि जिसकी वजह से ना वो इतनी ठंड में भी सर्वाइव कर पाए। लेकिन हम इतने सेल्फिश हैं, हम क्या करते हैं, उसके फर को निकाल लेते हैं और उससे अपने लिए पश्मीना शॉल बना लेते हैं, ठीक है। उनको अपने काम के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ है ना अपने घोड़ों के साथ, याक के साथ है ना कैरी करके जा रहे होते हैं। और चैंगपा का जो टेंट होता है, ठीक है, उसको वो क्या बुलाते हैं, रेबो बुलाते हैं। तो आपसे ना एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चैंगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं, तो आप सोचोगे कि टेंट को टेंट ही कहते होंगे, तो लेकिन चैंगपा उसे क्या बुलाते हैं, रेबो बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना याक के जो हेयर होते हैं उसको है ना साथ में वोवन करके वो क्या करते हैं, अपने टेंट को बांधने का काम करते हैं, ठीक है, जिससे ना वो इतनी तेज जो ठंडी हवाएं आ रही होगी उससे उनको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्राउंड में ना एक 2 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसको है ना उस एरिया के आसपास अपना टेंट लगाते हैं, ठीक है। जो ऊंचे वाला पार्ट होगा उसमें टेंट लगाएंगे, ठीक है, और उसके साइड में उन्होंने एक गड्ढा खोद रखा होगा, ठीक है।
अब रेबो टेंट के पास ही उनका एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ना वो अपने जानवरों को रखेंगे, अपनी शीप को, गोट को रखेंगे, और इस जगह को वो लेखा बुलाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रेबो किसको कहते हैं, लेखा किसको कहते हैं, ठीक है। तो रेबो वो अपने टेंट को बुलाते हैं, जिस जगह पे वो अपने जानवरों को रखते हैं अपने टेंट के पास, उसे वो लेखा बुलाते हैं, ठीक है। लेखा की जो दीवारें होगी वो पत्थर की बनी होगी, और हर फैमिली क्या करती है ना, अपने जानवरों को पहचानने के लिए उनके ऊपर है ना कोई स्पेशल मार्क बना देती है, ठीक है, जिससे वो आराम से पहचान पाए। फिर क्या करती हैं, जो औरतें और छोटी बच्चे होती हैं वो जानवरों को गिनती है और लेखा से बाहर लेके तब जाती हैं, ठीक है। चैंगपा की जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, उसको चैंगथैंग बुलाते हैं, और इस जगह का नाम भी चैंगथैंग है ना, ठीक है। तो चैंगथैंग वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे ना बहुत कम लोग रहे। और आपको पता है यहाँ पे है ना हवा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती है। तो पता है अगर मैं आपके एरिया में ना हवा 2-3 किलोमीटर की स्पीड से भी चला दूँ ना, तो बहुत मुश्किल होगी आपको, है ना, खड़ा होने में भी बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि कितना प्रेशर फील हो रहा है। तो सोचो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब हवा चलती है तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा यहाँ पे रहना। उसके बाद आता है पश्मीना शॉल के बारे में। तो पश्मीना शॉल के बारे में वो क्या करते हैं, पश्मीना शॉल के बारे में 5-6 स्टेटमेंट लिख देते हैं, आपसे पूछते हैं इनमें से करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनको है ना प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो पश्मीना शॉल है ना इतनी गर्म होती है जितने गर्म 6 स्वेटर, यानी कि अगर मैं आपको 6 स्वेटर पहना दूं ना, तो उतनी गर्मी आपको जिससे मिलेगी ना, 6 स्वेटर आपको जितनी गर्मी देंगे उतना इकलौता एक पश्मीना शॉल दे देता है, ठीक है। और ये ना बहुत ही पतला होता है, बहुत पतला होता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मोटा सा शॉल है, लेकिन फिर भी बहुत गर्म होता है, ठीक है। अब जिस जिस गोट के फर से ये शॉल बनता है, आपको मैंने अभी बताया ना, वो चांगथांग गोट होती है और वो 5000 मीटर की हाइट पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो फर होता है गोट का, उसको वो यूज करते हैं क्या बनाने के लिए। और ये बाल ना इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि अगर आप 6 बाल लेंगे ना, बकरी के 6 बाल अगर आप लेंगे और आपके एक बाल के बराबर वो होगा, और ऐसे ही 6 स्वेटर्स के बराबर होगा। मतलब गर्मी वो इतनी देगा जितनी 6 स्वेटर से मिलती है, और उनके 6 बाल मिलेंगे अगर गोट के, तब जाके आपके एक बाल के बराबर होएगा, ठीक है। और ये इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि मशीनें इनको नहीं बुन सकती। तो वो क्या करते हैं, लोग इनको है ना हाथों से बुनते हैं। आपको पता है ना पश्मीना शॉल है ना बहुत महंगी होती है। तो आपने कभी सोचा कि इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि उसको ना हाथ से उसकी बुनाई की जाती है। 250 घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए। तो सोचो ऑब्वियसली सी बात है ना, बहुत महंगी होगी ना, ठीक है। और ये तो वो है प्लेन शॉल को बनाने के लिए 250 घंटे लग जाते हैं। अगर इस पे एम्ब्रॉयडरी करने लगे तो और महंगी, मतलब और टाइम लगेगा, और इसलिए इतनी महंगी भी होती है पश्मीना शॉल, ठीक है। तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। जिस गोट से मिलती है उसको चैंगथैंग गोट बुलाते हैं, ठीक है। और उस गोट के 6 बालों को मिला के आपके एक बाल के बराबर होगी, ठीक है। 250 घंटे वीविंग में लगता है। ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये देखो ऐसी दिखती है पश्मीना शॉल, देखने में कितनी पतली सी लग रही है ना, लेकिन आपको बहुत गर्मी प्रोवाइड करेगी ये। आज हम श्रीनगर के घरों के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रीनगर में कैसे कैसे घर होते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर में अगर आप कभी गए तो आप है ना वहाँ पे हाउस बोट में रह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हाउस बोट होती है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, ये 80 फीट लंबी होती है और चौड़ाई में ये 8 से 9 फीट होती है, ठीक है। और जो श्रीनगर की फैमिली होती है वो डोंगा में रह रही होती है, ठीक है। और अगर आप डल लेक, झेलम रिवर, इन सब में घूमेंगे तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारे डोंगा दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ये ना एक ऐसा घर होता है, डोंगा जो होता है वो एक घर की तरह होता है जिसमें ना डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप है ना इनकी उस घर को अगर आप देखेंगे जो डोंगा बोट पे बना हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर है ना वुड की बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं, ठीक है। हाउस बोट जो होती है वो कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, और इन पे ना बहुत सुंदर सुंदर जो डिजाइन बड़े बने होते हैं उनको हम खत्मबंद कहते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न ना ऐसा होता है जैसे जिगसॉ पजल होती है, ठीक है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत पैटर्न होता है, बहुत सुंदर उन्होंने नक्काशी की होती है, ठीक है। तो कश्मीर के जो गांव होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे जो घर बने होते हैं वो स्टोन को काट के बनाए जाते हैं, ठीक है, पत्थरों को काट के बनाए जाते हैं, और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के उसको है ना मड से कोट कर दिया जाता है। लकड़ी भी यूज होती है, और इनके घर, यहाँ पे जो घर होते हैं उनमें भी स्लोपिंग रूफ होती है। अच्छा एक बात बताओ, और कहाँ पे स्लोपिंग रूफ होती है? तो आपको पता है कश्मीर में ना बहुत बर्फ पड़ती है, मनाली जैसे एरिया में भी बहुत बर्फ पड़ती है। तो इन दोनों जगह पे क्या होता है, स्लांटिंग रूफ होती है, स्लोपिंग रूफ होती है, ताकि जो बर्फ गिरे वो नीचे गिरता रहे, ठीक है। क्योंकि अगर बर्फ ऊपर फ्लैट सरफेस होगा और उसके ऊपर बर्फ जमती रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड फील होगी, ठीक है। तो इसलिए मनाली के जो घर होते हैं वहाँ पे भी स्लैंटिंग रूफ होती है, और जो कश्मीर के घर है वहाँ पे भी स्लैंटिंग रूफ होती है, स्लोपिंग रूफ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो
कुछ घर होते हैं उनमें है ना बहुत ही विंडो एक ऐसे स्टाइल की बनी होती है जिसको क्या बुलाते हैं, दाब बुलाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर है ना बहुत ही सुंदर लकड़ी का वर्क हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ना लोग बैठ के बाहर का व्यू देखते हैं, ठीक है। आपके घर में जैसे विंडो होती है ना जिससे आप बाहर का व्यू देख पाते हैं, वैसे ही यहाँ के जो घर है वहाँ पे दाब होता है जिसके थ्रू वो बाहर का व्यू देख पाते हैं, ठीक है। और जो पुराने घर होते हैं वो किससे बनते हैं, पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से, ठीक है। और जो दरवाजे हैं, ठीक है, जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर है ना बहुत ही सुंदर सुंदर आर्चेस बनी होती है जिसको क्या बुलाते हैं, मेहराब बुलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले डिजाइन को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो वहां पे ना बहुत सारी आपको लेक में है ना ऐसे हाउसेस दिखेंगे जिनको हम क्या बुलाते हैं, डोंगा बुलाते हैं, ठीक है, हाउस बोट्स बुलाते हैं। और अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि वुड का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना होता है जिगसॉ पजल की तरह, तो ये दूसरे वाला पिक्चर आप देख रहे हैं, वुड का कितना सुंदर उन्होंने डिजाइन बना रखा है, ठीक है। उसके बाद जो कश्मीर में घर है वो स्टोन के बने हुए हैं। और आप देख रहे हो ना जो हम अपना सीनरी बनाते हैं उसमें जो हम रूफ बनाते हैं, ठीक है, स्लैंटिंग वाली रूफ बनाते हैं, वैसे वाली रूफ दिख रही है ना आपको इस घर की। ऐसी रूफ क्यों है, ताकि जो भी बर्फ जमा हुए वो नीचे गिरती रहे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले पिक्चर को अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, लकड़ी से है ना दाब, जिससे है ना लोग बाहर देख सकते हैं, ठीक है, बाहर का व्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बुलाते हैं, दाब बुलाते हैं। और ये जो लास्ट पिक्चर है जिसमें ये जो ऊपर आपको एक डिजाइन दिख रहा है ना, इसको हम बुलाते हैं आर्च या फिर मेहराब, ठीक है। अगर आप किसी भी ऐसे प्लेस को देखने गए हैं जो मुगलों द्वारा बनाया गया है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहां पे ना आपको ये आर्च वाला डिजाइन बहुत ही आराम से देखने को मिलेगा, मेहराब बहुत ही आराम से वहां देखने को मिलता है। When the अर्थ shook, ठीक है, तो जब धरती पूरी हिल गई, तो 26 जनवरी 2001 के बारे में अगर आप जानते हैं तो कच्छ गुजरात में जो एक रीजन है वहां पर है ना बहुत ही बुरा भूकंप आया था, ठीक है। इतना बुरा भूकंप आया था कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो जब भी कभी भूकंप आए तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए, फटाफट आपको है ना एक खुले मैदान में चला जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आपको है ना कोई स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे छुप जाना चाहिए, जैसे आपके घर पे कोई टेबल है उसके नीचे आपको बैठ जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसी चीज होनी चाहिए जो ना स्लिप अवे नहीं होता, यानी कि वो ना एक जगह से जाके यहाँ पे दूसरी जगह नहीं गिर जाए, ठीक है। तो जब तक है ना शेकिंग रुकनी चाहिए, आपको उस टेबल के नीचे अपना सर हेड डाउन करके बैठे रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जैसे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, तो जब भी भूकंप आए तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपको पता है जब किसी एरिया में ना बारिश नहीं होती है तो वहां की जो फसल होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है, सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है, फेमाइन पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसी के पास है ना खाना ही नहीं होता, क्योंकि खाना उगा ही नहीं है, फसल उगी नहीं पाई है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा भुखमरी फैल जाती है, ठीक है। फेमाइन का मतलब होता है जब है ना बहुत ज्यादा कमी पड़ जाए खाने की, यानी कि फूड प्रोडक्शन इतना लो हो कि जो कंट्री के लोग हैं उनको फूड मिल भी ना पाए। सोचो आपके हमारी कंट्री में ना बहुत ज्यादा गेहूं और चावल उगते हैं, अगर कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इतना चावल ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, इतना गेहूं ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे कि हमारे देश के लोग खाना खा पाए। तो उस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, फेमाइन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक है। तो आपको पता है ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये किसने लिखी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो इंडिया के है ना पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपके मुंह से जो हवा बाहर आ रही होती है वो ठंडी हो सकती है या फिर गर्म हो सकती है, इस बात पे डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। तो इस बात को ना ऐसे नोटिस करिए, जब है ना बहुत ठंड होती है, ठीक है, जैसे अभी बहुत ठंड आ गई है, तो आपके मुंह से अगर आप हवा को बाहर निकालेंगे ना तो आप देखोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ही गर्म हवा बाहर आ रही है, क्यों, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है। गर्मी में इसका अपोजिट हो रहा होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है इस वाले चैप्टर में, क्या बताया उन्होंने कि जब है ना आप हवा बाहर छोड़ते हो और वो है ना शीशे पे आपने छोड़ी, ठीक है, तो शीशा ठंडा होता है, आपके मुंह से जो बाहर आई वो गर्म है, हवा आई बाहर आई वो गर्म है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके साथ है ना कुछ वाटर पेपर आएंगे जो है ना छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे। आपको पता है ना शीशे पे फिर थोड़ी देर के बाद है ना आपको ड्रॉप्स दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे ठंडा है, शीशा जो है वो ठंडा है, ठीक है। इसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि ग्लास के ऊपर है ना एक लेयर सी जम गई है, ठीक है। जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। आपको पता है अगर आपको अपने दिल की धड़कन सुननी है, ठीक है, तो जो डॉक्टर आप डिवाइस यूज करता है आपके दिल की धड़कन सुनने के लिए, उसको हम बुलाते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो डॉक्टर अपने गले में डाल के घूम रहा होता है ना, उसको उस डिवाइस को हम क्या बुलाते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो हल्की हवा होती है वो ऊपर जाती है, ठीक है, और जो भारी हवा होती है वो नीचे आती है। कोई भी चीज अगर हल्की होती है तो वो ऊपर जा रही होती है ना, ऊपर उठती है, ठीक है, और जो चीज भारी होती है वो नीचे गिर रही होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हवा के साथ भी होता है। उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है बाय हु विल डू दिस वर्क, ये काम कौन करेगा, ठीक है। तो आपको पता है टीचर को है ना
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाना होता है, बच्चों को सेंसिटाइज करना होता है किनके बारे में, बहुत सारे प्रोफेशन के बारे में, जिनमें से एक प्रोफेशन है क्लीनिंग वर्कर। तो आपको पता है जब भी आपके घर पे कोई कचरा कलेक्ट करने के लिए आता है तो आप बोलते हैं कचरे वाले भैया हैं। क्यों कचरे वाले भैया क्यों है? वो तो कचरा कलेक्ट करने आया, तो वो तो सफाई वाले हुए ना, ठीक है, वो तो सफाई करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के जो एक फ्रेंड है जिनका नाम है महादेव भाई, उनका जो बेटा है नारायण, वो है ना गांधी जी के साथ रहा था जब वो छोटा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को है ना अनटचेबिलिटी के बारे में बताना चाहिए। तो अनटचेबिलिटी क्या होता है? तो आपको पता है ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जहाँ पे ना वो लोग जो कूड़ा उठाने वाला काम करते थे, ठीक है, उनको है ना अनटचेबल समझा जाता था, ठीक है। उनको बोला जाता था कि अगर ये किसी को छू लेंगे तो वो भी अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस थी, गांधी जी ने ना इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट बहुत फाइट किया और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है वो गोरेगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और हमारा जो संविधान है वो उन्हीं की लीडरशिप के अंडर बना, ठीक है। उन्होंने ही सारा गाइडेंस प्रोवाइड किया, ठीक है। उन्होंने ना अनटचेबिलिटी अपनी लाइफ में बहुत देखी, ठीक है। वो जब स्कूल जाना शुरू किया उन्होंने, तो वहाँ भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, टीचर्स उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, स्टूडेंट्स भी उनके साथ बहुत बुरा, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और इतनी पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अक्रॉस द वॉल, दीवार के पार, ठीक है। तो अफसाना और नागपड़ा बास्केटबॉल टीम कहाँ की है? मुंबई की है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरिया टर्मिनस, ये जगह भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? मुंबई के जगह है ये, ठीक है। शोलापुर जो एक जगह है वो भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और आपको पता होना चाहिए जो नागपुर है वो भी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को है ना आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो गेम्स के बारे में ना अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। और बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, ये बात भी कर सके। तो आपको पता है ना कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें ना ऐसा बोला जाता है कि ये गेम ना लड़के ही खेलते हैं, ठीक है। तो जो बच्चू खान प्लेग्राउंड है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। और इस स्टेडियम का नाम बच्चू खान किनके नाम पे पड़ा है? एक कोच के नाम पे, जिनका नाम क्या था? मुस्तफा खान। तो आपको पता है बहुत सारे स्टेडियम ऐसे होते हैं जो हम किसी के नाम पे रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे दिल्ली में जो स्टेडियम है उसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। तो अरुण जेटली आपको पता है ना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके नाम पर अब ये स्टेडियम हो गया है, ठीक है। तो कोई भी जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उनके नाम के ऊपर उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके नाम पे कुछ प्लेसेस का नाम रख देते हैं, ठीक है। फिर है नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो आपको पता है खेड़ी विलेज एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है, ठीक है। तो नदी के ऊपर जब बांध बनता है तो वहाँ के जो एरिया के लोग होते हैं उनको है ना वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि डैम बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें इतना सारा जो आसपास के एरिया होते हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको है ना यहाँ से हटना होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। तो उनको अपना गांव छोड़ के, अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ रहा है। उसके बाद है अ सीड्स टेल अ फार्मर स्टोरी, ठीक है। अ सीड्स टेल अ फार्मर स्टोरी जो है यानी कि बीज जो है वो एक किसान की कहानी बता रहा है। तो ये एक जगह का नाम है वंगाम, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। आपको पता होना चाहिए वलसाड़ भी गुजरात में है, ठीक है। अहमदाबाद भी गुजरात में है, ठीक है। क्योंकि ईवीएस के चैप्टर्स को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेसेस के नाम आ चुके हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्लेस कहाँ कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। अब क्या होता था पहले टाइम पे, क्या करते थे लोग, जो सूखी लौकी होती थी ना उसको है ना मिट्टी से कवर कर देते थे और उसके अंदर है ना अच्छी क्वालिटी के बीज को स्टोर करके रखते थे, ठीक है। आपको पता है ना जब हम कोई भी बीज स्टोर कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है ना किसी ड्राई प्लेस पे रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो आज तो हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर बॉक्सेस अवेलेबल है। तो पुराने लोग क्या करते थे, वो ना सूखी लौकी को लेते थे, उसके ऊपर है ना मिट्टी की कवरिंग कर देते थे और उसके अंदर बीज को स्टोर करके रखते थे, ठीक है। और जो नीम के पत्ते होते हैं, ठीक है, नीम के पत्ते आपको पता है ना बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वो है ना कीड़ों से बचाते हैं। तो नीम के पत्ते भी हेल्प करते हैं सीड की, किससे? इंसेक्ट से बचने में, ठीक है। उसके बाद है ना ऊंधिया एक टाइप की डिश होती है जो कहाँ पे खाई जाती है? गुजरात में खाई जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी सब्जियां डाली जाती है एक मिट्टी के घड़े में, ठीक है, उसमें मसाले डाले जाते हैं और इसको है ना क्ले पॉट को कवर करके इसको कोयले पे पकने के लिए रख दिया जाता है, उल्टा करके अपसाइड डाउन पोजीशन में। यानी कि आपने है ना क्या किया, एक मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें सब्जियां डाली, उसमें मसाले डाले, उसको ऊपर से कवर किया और उसको है ना उल्टा करके कोयले पे रख दिया, ठीक है। और इस डिश का नाम ऊंधिया इसीलिए पड़ा है क्योंकि गुजराती में ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन, ठीक है, उल्टा कर देना, ठीक है। ऊंधिया को है ना बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, ठीक है, जो है ना चूल्हे पे फ्रेशली बनाई जाती है।
उसके बाद है क्रोटन प्लांट। तो क्रोटन है ना एक प्लांट का नाम होता है, आपके घर में भी शायद आपने प्लांट देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके ना बहुत ही कलरफुल लीव्स होती हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर लीव्स होती है इसकी। अब ये क्रोटन प्लांट है ना हमारे किस काम का है, तो क्रोटन प्लांट को है ना फार्मर क्या करता है, अपने खेत के साइड में लगा लेता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना, इसकी जो जड़ होती है वो बहुत नीचे नहीं जाती है, ग्राउंड में बहुत ऊपर रहती है। तो जैसे ही है ना मिट्टी का पानी सूख जाएगा तो ये प्लांट की जो पत्तियां है वो है ना थोड़ी ऐसे झुकने लग जाएंगी, ठीक है। तो इससे है ना सिग्नल मिल जाता है फार्मर को कि मेरे को है ना पानी दे देना चाहिए अपने खेत को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कभी कभी हम खेत में बहुत पानी देते हैं, कभी कभी बहुत कम पानी देते हैं, तो हमें है ना ये इंडिकेटर की तरह काम करता है, ये हमें बता देता है कि आपको इस टाइम खेती में पानी दे देना चाहिए। अब देखो ऐसा दिखता है क्रोटन प्लांट, आप सबके घरों में होगा शायद, या फिर आपने देखा होगा ये वाला प्लांट, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फार्मर की बहुत मदद करता है, क्योंकि फार्मर के पास ये प्लांट होता है, उसने अपने खेत में लगा रखा होता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसे अपने खेतों को कब पानी देना है। जंगल किसके हैं, ठीक है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है जंगल किसके हैं। तो यहाँ से है ना जो क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। तो जो कुड़ुक है वो एक कम्युनिटी है आदिवासी पीपल की जो झारखंड में रहते हैं, और इनकी जो भाषा है वो भी कुड़ुक होता है। तो आपको बार बार सीटेट अपने एग्जाम में पूछता है कि कुड़ुक लैंग्वेज कौन बोलता है, ठीक है। तो झारखंड के जो आदिवासी है वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं, और उनकी कम्युनिटी का नाम भी क्या है, कुड़ुक। इनकी भाषा में कुड़ुक लैंग्वेज में ना तोरांग का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो वो ना पूछ लेते हैं कौन सी भाषा में तोरांग का क्या मतलब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जंगल को है ना तोरांग बुलाते हैं, कौन सी भाषा में, कुड़ुक भाषा में, ठीक है। उसके बाद है ना राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। अब इसको ना ध्यान से पढ़ेगा, उन्होंने इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी पेपर में, अगस्त वाले पेपर में, ठीक है। तो जो लोग है ना 25 साल, उन्होंने क्या किया था ना यहाँ पे 25 साल की बजाय 15 साल लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग है ना 25 साल से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनका है ना फॉरेस्ट की लैंड पे और वहाँ पे जो उगता है उस पे हक होता है, ठीक है। उनको है ना हम वहां से हटा नहीं सकते, और उनको है ना प्रोटेक्शन देते हैं हम, किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। यानी कि हम लोग उनको कहते हैं आप जंगलों में रह रहे हैं, आपको 25 साल हो गए, तो वहाँ पे जो उग रहा है ना उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई प्लांट उग रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पे चारा उग रहा है वो आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 जो आया था वो कितने सालों के बाद कहता है ये बात, 25 साल आपको वहां रहते हुए हो जाने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया, उन्होंने लिखा कि 15 साल के बाद आपको जंगल में राइट मिल जाता है, तो ये गलत बात है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है ना 1 टिन ऑफ लैंड किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक एरिया जिसपे ना आप 1 टिन ऑफ सीड्स डालते हैं उसको है ना हम 1 टिन ऑफ लैंड बुलाते हैं। यानी कि आपने एक टिन लिया, उसमें जितने बीज थे वो आपने जितने लैंड पे गिरा दिए, उसको हम क्या बुलाएंगे, 1 टिन ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है झूम फार्मिंग। तो आपने झूम फार्मिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक क्रॉप को कट करने के बाद है ना कुछ सालों के लिए इस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, कुछ भी यहाँ नहीं उगाया जाता, और ये लोग है ना इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना जो बैम्बू, वीड्स वो प्लांट होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, जिनको हमने नहीं उगाया लेकिन वो अपने आप उग गए हैं। इनको है ना वो उखाड़ते नहीं है, क्या करते हैं, इनको ऊपर से कट करते हैं और जला देते हैं, ठीक है। और जो अब जला दिया तो राख बनेगी ना, तो राख से क्या होता है, लैंड जो होती है वो फर्टाइल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी है ना हम अपने पौधों में राख को भी डालते हैं एज फर्टिलाइजर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब लैंड फार्मिंग के लिए रेडी हो जाती है, इसको है ना पूरे अच्छे से डीपली प्लग नहीं किया जाता, बहुत ही लाइटली हम इसको डग करते हैं और इस पर सीड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट आ गए उनको वो पुल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर से बस कट कर देंगे और मिट्टी में उनको मिले रहने देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल बनती है। अब ऐसा क्यों होता है, आपको पता है हमारे जो प्लांट की लीव्स होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे आप सोचो आपके पेड़ से ना बहुत सारे पत्ते गिरी और आप उस पत्तियों को है ना अपने पेड़ के नीचे ही दबा दो, तो थोड़े दिन के बाद ना बहुत अच्छी खाद वहाँ पे बन जाएगी, पत्तियों का खाद बन जाएगा बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो वो सेम प्रैक्टिस यूज करते हैं किसमें, झूम फार्मिंग में। अब झूम फार्मिंग जो है मेनली इंडिया में कहाँ की जाती है, मिजोरम के लोग करते हैं, और ये मोस्टली क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं, ठीक है। तो जब ये लोग है ना अपने चावल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो एक स्पेशल डांस करते हैं जिसको क्या बुलाते हैं, चिराओ डांस। तो आपसे ना एक मार्क में पूछा जाएगा कि चिराओ डांस कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम में, ठीक है। तो ये डांस कैसे होता है, ये लोग है ना अपने हाथों में बैम्बू स्टिक्स पकड़ते हैं और डांस करते हैं। अब इस पिक्चर को देखिए, ऐसे डांस कर रहे होते हैं, इस डांस को क्या बुलाते हैं, चिराओ डांस। कहाँ पे होता है ये, मिजोरम में। और झूम फार्मिंग भी मेनली कहाँ की जाती है, मिजोरम में। इनकी जो मेन फसल है जो ये उगाते हैं उसको क्या बुलाते हैं, चावल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लाइक फादर लाइक डॉटर, ठीक है। तो आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है जब कोई आपको देखता है तो वो बोलता है कि तुम्हारे आंखें ना बिल्कुल अपने पापा जैसी हैं, तुम्हारी जो नाक है वो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो ट्रेट्स जो हमें
हमारी जनरेशन मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उनको हम बुलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। जैसे कि आपकी आंखों का कलर हो सकता है, आपके बालों की क्वालिटी हो सकती है, आपके स्किन का कलर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ना, जब हम लाइफ में बहुत सारे नई चीज़ें खुद सीखते हैं, उनको हम बुलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। हमने उनको एक्वायर किया। सोचो आप है ना बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मम्मी पापा भी सिंगर हो, ठीक है। हो सकता है कि वो हो, लेकिन ये है ना एक ऐसी एबिलिटी है जो आपने एक्वायर किया। जैसे सचिन तेंदुलकर, उनके पेरेंट्स क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है। और जो पोलियो होता है, पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें ना आपके पैर खराब हो जाते हैं। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। पोलियो वायरस से होने वाली डिजीज है और ये इनहेरिट नहीं होती। यानी कि ये कोई बच्चा है, उसके आज पैर खराब है ना अगर पोलियो की वजह से, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो बच्चा पैदा होगा उसके भी मतलब पैर खराब होंगे, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होंगे, आपकी वजह से पास नहीं होंगे, सामने वाले का इंटरेस्ट है वो सीखना चाहे तो अलग बात है, ठीक है। अब ये सब कुछ हमें बताया किसने, ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल जो थे, उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। ऑस्ट्रिया वियना में ये एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए। इन्होंने है ना पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम है, आपको पता होना चाहिए कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सेटिवम। और इन्होंने ना उनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे उन्होंने काम किया, 7, ठीक है। और इन्होंने ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दी है, और इसकी वजह से इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, जिन्होंने हमें ये बताया कि हम कौन से ट्रेट्स हमारे अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है, हमारी हाइट इतनी बड़ी क्यों रह जाती है, इतनी छोटी क्यों रहती है। ये सारी की सारी बातें पहले हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कोई, लेकिन जब इन्होंने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, उसके बाद से हम ये सारी बातें समझ पाए, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर मेंडल। उन्होंने किस प्लांट पे काम किया था, पी प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम है, ठीक है। और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। उसके बाद है ऑन द मूव अगेन, ये नेक्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है। तो आपको पता है गन्ने की जो खेती होती है, अगर आपके एरिया में गन्ने की खेती होती है तो उसको ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, गन्ने की खेती को ना बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद है ना पूरन पोली। तो पूरन पोली क्या होती है, एक मीठी रोटी होती है जिसको है ना गुड़ के साथ बनाया जाता है, ठीक है। गुड़ और ग्राम के आटे को यूज करके बनाया जाता है, यानी कि आप गुड़ का पानी यूज करोगे उसको बनाने के लिए, इसलिए ये मीठी रोटी होती है। और इसको है ना एक बहुत ही स्पाइसी कड़ी के साथ खाया जाता है, और ये ना महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है, ठीक है। पूरन पोली है ना महाराष्ट्र में खाई जाती है, एक मीठी रोटी है ये। अब कारवा क्या होता है, कारवा एक ऐसा कार्ट होता है जिसके अंदर है ना वो सारी फैसिलिटीज होती है जो एक इंसान को अपने लाइफ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को है ना बैक एंड फोर्थ एक झटके में घुमा सकती है, ठीक है। और मैना जो है वो दूसरों की साउंड भी निकाल सकती है, मिमिक कर सकती है दूसरों की साउंड, ठीक है। उसके बाद जो आउल होता है वो अपनी नेक को है ना बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है, कितने हद तक, 270 डिग्री तक, ठीक है। तो आपको पता है ना, आप अगर अपनी गर्दन को मोड़ने की कोशिश करोगे ना तो एक पॉइंट के बाद ना आप अपनी गर्दन को नहीं मोड़ पाते हो, क्यों, क्योंकि आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उल्लू होता है वो क्या करता है, 270 डिग्री तक वो अपनी गर्दन को पीछे मोड़ सकता है, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ है ना हमारे ईवीएस की 3rd to 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। मैंने ईवीएस पेडागोजी का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों अपलोड कर दिए हैं। इसी के साथ हमारा ईवीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वो मुझे बताइएगा।